गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजीज क्लासेस में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने तंत्रिका समन्वय वाला जो चैप्टर एनसीईआरटी का 21वां, उसमें 58 नंबर तक क्वेश्चन के बारे में हमने बात कर ली थी और देख लिया था कि यहाँ तक के जितने भी पैराग्राफ थे उससे जो एनसीईआरटी में दे रखा है वहाँ तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज जो हमारा वीडियो होगा वो इससे आगे का होगा। आज हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो रासायनिक सिनेप्सिस होता है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि जो विद्युत सिनेप्सिस होता है, जो विद्युत सिनेप्सिस होता है वो हमारी बॉडी में कितना होता है, बहुत कम होता है। और जो मेनली जो न्यूरॉन्स के द्वारा जो आवेगों का संचरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, रासायनिक सिनेप्सिस के द्वारा। और सिनेप्सिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक न्यूरॉन था, ठीक है, एक न्यूरॉन था, उसके बाद में जो ये अगला न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन पर आवेगों का संचरण किस माध्यम से होगा। तो इसके बारे में हमने कल बात की थी कि एक तो होता है विद्युत सिनेप्सिस और दूसरा क्या होता है, रासायनिक सिनेप्सिस। आज हम इसी रासायनिक सिनेप्सिस के बारे में बात करेंगे कि इसके द्वारा आवेगों का संचरण आखिर किस प्रकार होता है और आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर किस प्रकार से गति करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब भी करना। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन पार्टों को देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो रासायनिक सिनेप्सिस होता है उसके बारे में बात करते हैं कि जो रासायनिक सिनेप्सिस क्या होता है। कल हमने बात की कि आवेगों का संचरण किस प्रकार से होता है। जैसे इस न्यूरॉन में आवेगों का संचरण होकर यहाँ तक आ गया और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, सिनेप्टिक पुट्टिका। क्या लगे होते हैं, सिनेप्टिक पुट्टिका। और ये जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसका क्या है, डेंड्रॉन्स। ठीक है, इस प्रकार से जो निकले हुए प्रवर्ध होते हैं वो क्या होते हैं, डेंड्रॉन्स। और ये क्या हो गई, कोशिका काय। तो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन पर जो आवेगों का संचरण है वो आखिर किस प्रकार होता है। तो देखो, उसके लिए बात करते हैं कि पूर्व सिनेप्टिक आवेग जो पहले वाले न्यूरॉन पर थे उसे सक्रिय विभव भी कहेंगे, क्योंकि वो सक्रिय अवस्था में थे। अब उनका संचरण किस माध्यम से होगा, जैसे ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन के बीच में क्या स्थित होता है, सिनेप्टिक दरार। तो किनके माध्यम से होगा, सिनेप्टिक द्वार से ये पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। तो देखो, जो तंत्रिका का छोर होता है वहाँ पर सिनेप्टिक लोब्स उपस्थित होते हैं और उनमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। जैसे ये तंत्रिका है, इस तंत्रिका का जो छोर है पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, उसमें ये क्या है, सिनेप्टिक लोब, जिसे सिनेप्टिक आश्य भी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो दूसरा जो आगे का न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन और जो सिनेप्टिक दरार है वहाँ पर क्या स्थित होती है, एक ग्राही झिल्ली स्थित होती है जिसके माध्यम से आगे आवेगों का संचरण होगा। और जब इन आवेगों का संचरण होता है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये किस में होते हैं, सिनेप्टिक दरार में छोड़ दिए जाते हैं, जो आवेगों जो रासायनिक सिनेप्सिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि आवेग तंत्रिका सिरे पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, जहां तंत्रिका सिरा था वहां बताया मैंने कि जो आवेग है वो तंत्रिका सिरों पर पहुंचे और वहां पर सिनेप्टिक आश्य को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है। जो यहाँ पर जो स्थित ग्राही होती है, जो पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उनमें स्थित जो ग्राही होती है वो क्या करता है कि जो फर्स्ट वाले के अंदर पूर्व सिनेप्टिक के जो लोब्स थे उनको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर दिया जाता है। अब जो है सिनेप्टिक दरार में न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली हो गई, ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली हो गई
और ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली क्या करती है, इन सिनेप्टिक लोब्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण से ये सिनेप्टिक दरार में क्या छोड़ दिए जाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इतनी चीज़ आपको अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है, मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राही से जुड़ जाते हैं और फिर क्या होगा, जुड़ाव से आयन चैनल खुल जाते हैं तथा आयनों के आवागमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही आयन चैनल खुलेंगे और आयन चैनल खुलने से क्या होगा, जो पश्च सिनेप्टिक झिल्ली होती है उस पर भी अब आयन का मतलब उसके लिए अब ये उद्दीपक की तरह कार्य करेगा, और उद्दीपक की तरह कार्य करेगा तो तंत्रिका के अंदर किस प्रकार आवेग का संचरण होता है हमने पढ़ा था, कैसे सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। जब सक्रिय विभव उत्पन्न होता है तो जो सोडियम और पोटेशियम की जो प्रवणता थी वो किस प्रकार से नियंत्रित होती है, कल के वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको भी देखना है तो आप जो इससे पहले वाला पार्ट है उसमें जाकर इस वीडियो को इस टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्पन्न विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। मान लीजिए कि ये विभव जो उत्पन्न हुआ वो आगे की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। अगर वह उत्तेजक है तब तो अगले न्यूरॉन को क्या कर देगा, वो उत्तेजित कर देगा, लेकिन अगर वो अवरोधक है तो क्या करेगा, अगले न्यूरॉन पे जैसे ही आवेग जाएंगे उनको वहीं रोक देगा और वो क्या करेंगे, मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेंगे। तो इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि रासायनिक सिनेप्सिस की प्रक्रिया क्या होती है। मेनली इसमें 3 पॉइंट होते हैं, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली और इनके बीच में मिलने वाली सिनेप्टिक दरार। समझ में आ गए। पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली के पुटिका आशय होते हैं, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम भरा होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन क्या करता है, आगे की ओर गति करके पश्च सिनेप्टिक झिल्ली के लिए आवेग उत्पन्न करता है। चीज़ समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आदेश व नियंत्रण की तरह कौन कार्य करता है। हमारा जो शरीर है उसमें आवेग जो शरीर के आदेश और नियंत्रण की तरह कौन कार्य करता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होना चाहिए, इसमें सही आंसर होगा मस्तिष्क। क्या सही आंसर होगा, मस्तिष्क। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य है। हमें सत्य कथनों के बारे में बात करना है कि कितने कथन सत्य है। तो देखते हैं हम आगे। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहती है। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट थोड़ी ना है, ये क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगले स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि जो खोपड़ी के भीतर कपालीय मेजिन से घिरा होता है। देखिए जो खोपड़ी होती है वो भीतर की ओर क्या होती है, कपालीय मेनिंजेज से घिरी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है मस्तिष्क के बारे में। उसके बाद में जो मस्तिष्क की अगली बात करते हैं कि इसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, मध्य परत एरेक्नोइड और आंतरिक परत पायामेटर कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और आपको इस क्रम को ही ध्यान रखना है। क्रम को इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, ओ एम आई। आउटर की बात करेंगे तो आउटर में कौन सा हो जाएगा, ड्यूरामेटर, डी ए पी। इस क्रम से याद रख सकते हैं। किस क्रम से याद रख सकते हैं, ओ एम आई, और क्रम क्या होगा, डी ए पी, डैप। कुछ भी याद कर लीजिए आप इस क्रम में। अगर आपको याद रहेगा तो आप क्या करोगे, आउटर तो ये हो गया, आउटर का डी से ड्यूरामेटर, एम से एरेक्नोइड, आई से पायामेटर। तो इतना ही क्वेश्चन में पूछता है और आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें कितने कथन सत्य हैं, 3 कथन सत्य है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगली बात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ तक तो बात थी हमारी मस्तिष्क के बारे में। अब हमें पढ़ना है कि जो मस्तिष्क है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से डिवाइड होता है।
जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। और मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे तो मस्तिष्क के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब बात करेंगे हम अग्र मस्तिष्क के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में कि इसके कितने पार्ट होते हैं। देखो बच्चों, मैं इसको प्रश्न के थ्रू भी समझा सकता था, लेकिन जो है फ्लो चार्ट है उसमें भी ये प्रश्न के बराबर ही आपका काम करेगा। फ्लो चार्ट में एक तो आपका पढ़ा हुआ सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, और उसके अलावा अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपका सही होगा। बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो, आराम से आप अपना रिवीजन कीजिए, अगर आपका पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारी की सारी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, उसमें से आपको, अगर आपकी अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है तो आपको उसमें से समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ और आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं हम अग्र मस्तिष्क के बारे में कि जो अग्र मस्तिष्क होते हैं वो किस प्रकार कितने भागों में बटा रहता है। तो देखो, अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, प्रेमस्तिष्क, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेरिब्रम। उसके बाद में अगला हमारा जो भाग होता है वो क्या होता है, थैलेमस, और उसके बाद में जो अगला भाग होता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो इसके बारे में आपको पता होगा। अब हम सेरिब्रम या प्रेमस्तिष्क की बात करते हैं, तो चलो बच्चों बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला तो ये कि यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरिब्रम या फिर प्रेमस्तिष्क। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। मस्तिष्क के कितने भाग बताए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, उसमें से हम अग्र मस्तिष्क के बारे में बात कर रहे हैं। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम जिसे हम प्रेमस्तिष्क भी कहते हैं, उसके अलावा थैलेमस, और उसके अलावा हाइपोथैलेमस। अब देखो, जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, प्रेमस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 गोलार्ध स्थित होते हैं, एक तो बायां गोलार्ध और दूसरा क्या होता है, दायां गोलार्ध। अब जो बायां गोलार्ध है इसे क्या कहते हैं, इसे बायां प्रेमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, और साथ ही साथ दाएं प्रेमस्तिष्क गोलार्ध दूसरा भाग हो गया। इन दोनों के बीच में एक गहरी खाई बोल सकते हैं या एक खांच बोल सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। किसे क्या कहेंगे, कार्पस कैलोसम, उसे क्या कहेंगे, कार्पस कैलोसम। याद रखना, कार्पस लूटियम तो होती है अंडाशय के अंदर, और ये जो कार्पस कैलोसम होती है ये मस्तिष्क के अंदर होती है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। और कार्पस कैलोसम कहाँ स्थित होती है, जो बायां प्रेमस्तिष्क गोलार्ध और दायां प्रेमस्तिष्क गोलार्ध होता है उनके बीच में एक पतली खांच स्थित होती है, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं, जो दोनों को जोड़ के रखने का कार्य करती है, जो प्रेमस्तिष्क का बायां गोलार्ध और दाएं गोलार्ध को जोड़कर रखने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं जो प्रेमस्तिष्क पर आवृत, देखो जो प्रेमस्तिष्क गोलार्ध पर आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेमस्तिष्क वलकुट। जो प्रेमस्तिष्क गोलार्ध पर आवरण होगा उसे क्या कहेंगे हम, प्रेमस्तिष्क वलकुट। और जो प्रेमस्तिष्क वलकुट के धूसर रंग के कारण इसे धूसर ध्रुव कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो हमारा जो प्रेमस्तिष्क के जो दोनों गोलार्ध है, उन दोनों गोलार्ध का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, प्रेमस्तिष्क। जो दोनों, एक मिनट रुकना बच्चों, देखो जो प्रेमस्तिष्क गोलार्ध है उस प्रेमस्तिष्क गोलार्ध पर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेमस्तिष्क वलकुट। और जो ये प्रेमस्तिष्क वलकुट होता है ये कैसा होता है, धूसर रंग का होता है, इसलिए इसे धूसर ध्रुव भी कहा जाता है। तो जो प्रेमस्तिष्क का आउटर आवरण हुआ वो कैसे रंग का हुआ, धूसर ध्रुव का, धूसर रंग का, इसलिए उसे ग्रे मैटर कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपको, हम प्रेमस्तिष्क की बात कर रहे हैं। देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रेमस्तिष्क है, प्रेमस्तिष्क के ये 2 लोब हो गए, इसके ऊपर जो आवरण होगा
उसे क्या कहेंगे, प्रेमस्टिक्स वल्कुट। और ये कैसे रंग का होगा, धूसर रंग का होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। तो यही चीज़ समझानी चाह रहा था, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा बता दी जाएगी। आप कमेंट करके मुझे वापस से पूछ सकते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो उनमें से कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई। आपको डेफिनेटली उसका सोल्व आउट दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है, मतलब जो धूसर रंग होता है वो किस कारण से होता है, जो तंत्रिकीय कोशिकाएं होती है वो इसे रंग प्रदान करती है। और इसमें क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो प्रेमस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं उसमें 3 भाग होते हैं, एक तो प्रेरक, एक संवेदी और एक सहभागी। मतलब एक सेंसरी ऑर्गन जिसके बारे में हमने बात की, एक मोटर ऑर्गन जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, और एक सहभागी क्षेत्र जो दोनों के बीच का कार्य करता है। तो ये तीनों भाग स्थित होते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। उसके बाद में प्रेमस्टिक्स के कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जो प्रेमस्टिक्स गोलार्ध का आंतरिक भाग माइलिन आच्छादों से आवृत होता है। देखो प्रेमस्टिक्स हो गया, यहाँ पे समझ लेते हैं, प्रेमस्टिक्स हो गया, क्या हो रहा है यार आज, प्रेमस्टिक्स हो गया, प्रेमस्टिक्स के 2 भाग हो गए, बायां और दायां। ये खांच हो गई प्रेमस्टिक्स के मध्य जो खांच है वो क्या हो गई, कार्पस कैलोसम। ये क्या हो गई, कार्पस कैलोसम हो गई। उसके बाद में जो ये प्रेमस्टिक्स है इसका आउटर भाग क्या कहलाया, प्रेमस्टिक्स वल्कुट। प्रेमस्टिक्स वल्कुट कैसा, धूसर रंग का, किसके कारण से, तंत्रिका कोशिकाएं इसे रंग प्रदान करती है। अब जो इसकी आंतरिक परत है उसके बारे में बात कर रहा है। जो प्रेमस्टिक्स की आंतरिक परत है वो क्या है, माइलिन आच्छादों से आवृत होती है। जो माइलिन आच्छाद होते हैं उनसे आवृत होती है, और यह परत सफ़ेद रंग की होने के कारण इसे सफ़ेद द्रव्य भी कहते हैं, मतलब वाइट मैटर कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आई है एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो जो ये तो पूरा हो गया प्रेमस्टिक्स, ये बायां गोलार्ध और ये दायां, ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गई। ये दोनों के मध्य की खांच क्या हो गई, कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये कार्पस कैलोसम हो गई। अब देखो जो आउटर भाग है, ये आउटर भाग है, जो ये आउटर भाग है, ये आउटर भाग तो क्या कहलाता है, प्रेमस्टिक्स वल्कुट। और प्रेमस्टिक्स जो वल्कुट है वो क्या होता है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो इसको रंग प्रदान करती है। कैसा रंग प्रदान करती है, धूसर रंग। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, GRAY, ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य। अब बात करेंगे जो इनर भाग की है, तो इनर भाग माइलिन आच्छादित होती है, और वो क्या करती है, माइलिन आच्छादित होने के कारण से जो ये परत होती है ये वाइट कलर की होती है। तो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि प्रेमस्टिक्स गोलार्ध की आंतरिक भाग और अंदरूनी अंग जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस मिलकर लिबिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जो प्रेमस्टिक्स गोलार्ध के आंतरिक भाग और अंदरूनी अंग जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस मिलकर क्या करते हैं, लिबिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जो ये लिबिक तंत्र होता है ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, जैसे आपके जो भी सेक्सुअल व्यवहार हैं उनको वो प्रदर्शित करता है। साथ साथ में मनोभावना, आपको अचानक से क्रोध आता है, अचानक से खुशी होने लगती है, ये सब आपकी जो मनोभावना है उनको व्यक्त किसके साथ मिलकर करता है, हाइपोथैलेमस के साथ। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में ना आए।
इसलिए एक बार पूछो नहीं 100 बार पूछो, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरे भाग के बारे में। देखो, जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका दूसरा भाग क्या होता है? उसका दूसरा भाग होता है थैलेमस। पहला भाग क्या हुआ? सेरिब्रम, जिसे प्रेमस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा भाग क्या हुआ? थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है? जो प्रेमस्तिष्क होता है वो थैलेमस के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। मतलब जो थैलेमस होगा, ये थैलेमस हो गया, तो इसके चारों ओर जो स्थित होगा वो क्या हो गया? सेरिब्रम, जिसे प्रेमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार की सेल्स होती है, एक तो संवेदी और एक प्रेरक, जो हमने पहले बात कर ली थी। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है कि स्थित कहाँ होता है, वो आप डेफिनेटली आसानी से पता लग जाएगा। उसके बाद में हमारा तीसरा पार्ट क्या होता है? थैलेमस। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी कि ये पीयूष ग्रंथि के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, ये जो शरीर में पाए जाने वाली अन्य हार्मोन्स होते हैं उनको किस प्रकार से रेगुलेट करता है। ये थैलेमस के आधार भाग पर स्थित होता है। जो थैलेमस होता है उसके आधार भाग पर कौन स्थित होता है? हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के आधार भाग पर स्थित होता है, और साथ ही साथ इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के तापमान, जो शरीर के तापमान का केंद्र यहाँ पर स्थित होता है। शरीर का टेम्परेचर कैसा रहना है उसका केंद्र कहाँ स्थित रहता है? हाइपोथैलेमस में। साथ साथ में खाने और पीने का केंद्र भी कहाँ स्थित रहता है? खाने और पीने का नियंत्रण भी किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो इन दो पॉइंटों को थोड़ा सा अच्छे से देखना, गांठ बांध लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि शरीर के तापमान का नियंत्रण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। और खाने और पीने का नियंत्रण कहाँ होता है? ये भी हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसी पॉइंट से आपका 1 से 1.5 पैराग्राफ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप इसे बुक से रीड करते तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अच्छा हुआ कि आपका एक बार और रिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है मध्य मस्तिष्क। देखो, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब उसके बाद में जो मध्य मस्तिष्क है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मध्य मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, कहाँ स्थित होता है? अग्र मस्तिष्क के थैलेमस व हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के मध्य स्थित होता है। तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है वो कहाँ स्थित होता है? अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, और साथ ही साथ पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के बीच में। इन दोनों के बीच में एक नाल प्रमस्तिष्क तर्क नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। तो इस नलिका के बारे में ध्यान रखना है कि जो सेरिब्रम फ्लूइड कैनाल है वो किन के मध्य से निकलती है? मध्य मस्तिष्क के मध्य से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबों का बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वो कहाँ स्थित होता है? तो ये कहाँ स्थित होता है? मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में। तो यहाँ किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, और आएगा तो यही पूछा जाएगा कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहाँ स्थित होते हैं। तो आप आसानी से बता देंगे कि मध्य मस्तिष्क के अंदर स्थित होते हैं। अगर मध्य मस्तिष्क की लोकेशन पूछ ली जाए तो अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के बीच में स्थित होती है। और साथ ही साथ बस इस चीज़ का और ध्यान रखना, जो प्रमस्तिष्क तरल नलिका होती है वो भी मध्य मस्तिष्क के मध्य से गुजरती है। चीज़ समझ में आ गई? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो चलो इसको हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको भी काफ़ी टाइम हो गया होगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं आए। तो चलो अब आपके लिए क्वेश्चनों की एक सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? पश्चिम मस्तिष्क से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं, आपको बताना है। पोन्स है, अनुमस्तिष्क है, मध्यांश या मेडुला ओब्लागाटा है, या साथ ही साथ उपरोक्त सभी है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बधाई हो, आपने सबने सही आंसर दिया होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सबको पता है कि जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है पोन्स, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, और तीसरा क्या होता है? मध्यांश या मेडुला ओब्लागाटा। ठीक है,
उसके बाद में अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, रेशे नुमा पथ का बना हुआ कौन सा भाग जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है? तो वो कौन सा भाग होता है जो रेशे नुमा पथ का बना होता है और मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है पॉन्स। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, थोड़ी ध्यान से पढ़ी होगी तो यह क्वेश्चन आसानी से आपने कर लिया होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मस्तिष्क के कौन से भाग की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली सही होना चाहिए क्योंकि आपने अच्छे से एनसीईआरटी आई होप पढ़ी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या सेकंड, जिसे क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है? वो क्या होगी? अनुमस्तिष्क। उसके बाद में प्रश्न नंबर 64, श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, मेडुला ओब्लागाटा, पॉन्स, अनुमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, मेडुला ओब्लागाटा। ठीक है। उसके बाद में अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क स्तंभ के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक आपको लास्ट में एक पैराग्राफ दे रखा होगा, मस्तिष्क स्तंभ के प्रमुख क्षेत्र कौन से होते हैं? तो आपको बताना है कि जो मस्तिष्क के जो स्तंभ के क्षेत्र होते हैं वो होते हैं मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क का पोन्स और साथ में मेडुला ओब्लागाटा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मस्तिष्क स्तंभ है उसके 3 भाग कौन से हो गए? मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लागाटा। ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के बीच कौन सा संयोजन स्थापित करता है? जो मस्तिष्क है और मेरुरज्जु के मध्य का जो संयोजन स्थापित करता है वो कौन सा अंग होता है? तो वो प्रेमस्तिष्क करता है या फिर मेडुला ओब्लागाटा करते हैं या फिर दोनों मिलकर करते हैं या फिर प्रेमस्तिष्क स्तंभ करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेमस्तिष्क स्तंभ। ये इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेमस्तिष्क स्तंभ। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। और मस्तिष्क स्तंभ के कौन से भाग हो गए? मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और साथ में मेडुला ओब्लागाटा। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 67 पर पहुंचते हैं। देखो प्रश्न क्या है? शरीर का कोई अंग गर्म वस्तु से छूने पर अचानक हटा लेना, यह संपूर्ण प्रक्रिया एक ऐच्छिक क्रिया है जो पीएनएस के फलस्वरूप सीएनएस के भाग विशेष की उपस्थिति में होती है, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है? आपको पढ़ के बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। अगर यहाँ गलत है तो देखो मैंने यहाँ पर आपको शो भी कर दिया है कि जो ऐच्छिक है वहाँ क्या आएगा? अनैच्छिक क्रिया आएगी। यह संपूर्ण क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। अगर हमारा पैर किसी गर्म वस्तु पर पड़ जाता है तो क्या हम सोचते हैं कि यार मैं इसे हटाऊं या नहीं हटाऊं, या फिर आपका शरीर अचानक से उस पैर को उसको गर्म वस्तु से अलग कर देगा? तो ये क्रिया आपने महसूस की होगी। तो अगर ऐच्छिक होती तो हमारा मन कहता कि यार थोड़ी देर में हटा लेंगे, इसको पड़े रहने देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए ये क्या होती है? एक अनैच्छिक क्रिया होती है। जो रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया होती है वो एक अनैच्छिक क्रिया होती है। उसके बाद में हम 67 के बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 68। देखते हैं 68 नंबर प्रश्न को आसानी से देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कितने कथन सत्य हैं। तो कितने कथन सत्य हैं उसके बारे में हमको विचार करना है। पहला कथन पढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रियापथ रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे अभिवाही एफेरेंट न्यूरॉन व अपवाही इफेरेंट न्यूरॉन जो निश्चित क्रम में लगे होते हैं उनसे बना होता है। तो एकदम सही बात है। जो रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथवे होता है वो एफेरेंट न्यूरॉन्स और इफेरेंट न्यूरॉन के
निश्चित क्रम में लगे हुए पथवे को कहते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब जो अभिवाही न्यूरॉन्स होती है उनका मुख्य कार्य क्या क्या होता है? तो अभिवाही न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती है जो संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके डोर्सल नर्व रूट के द्वारा सीएनएस में आवेगों का संप्रेषण करती है। मतलब जैसे याद रखो, देखो ए पहले आता है तो ये क्या करेगी, जो अंग है उनसे संवेग ग्रहण करेगी और कहाँ ले जाएगी, सीएनएस तक। ई बाद में आता है तो इसका कार्य क्या होता है, ई सीएनएस से अंग ग्रहण करके संवेगों को अंग तक ले जाती है। तो आप हिंदी को मारो यहाँ गोली, आप इंग्लिश में याद रखो एफेरेंट, पहले ए आता है तो ये ले जाने का कार्य करेगी है, और बाद में क्या आता है ई, तो ये क्या करेगी, लाने का कार्य करेगी। बाद में आएगा वो संवेग के लिए जो रिस्पॉन्स आवेग है उनको लेकर आएगी। तो यहाँ किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं हुई होगी, और ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया होगा, सही। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो अपवाही न्यूरॉन है, एफेरेंट न्यूरॉन संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाती है। तो हमने बात की, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, यहाँ करेक्शन कर लेना, इफेरेंट न्यूरॉन, जल्दीबाजी में लिखा गया होगा। इफेरेंट न्यूरॉन्स संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो इफेरेंट न्यूरॉन्स होती है वो सीएनएस से मिले संकेतों को हमारे शरीर, जो हमारे अंग होते हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद में उद्दीपन क्रिया व प्रतिवर्ती क्रिया, जो रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप, जो रिफ्लेक्शन आर्क होता है, रिफ्लेक्शन आर्क होता है, उसका निर्माण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सत्य हो गए, 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं कुछ भी। उसके बाद में आपके लिए अगला क्वेश्चन, इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और आप मुझे बताइए कि सही मिलान करना है। ए वाला भाग क्या है, बी वाला भाग क्या है, सी वाला भाग क्या है, डी वाला भाग क्या है और ई वाला भाग क्या है। अब आपको मैं डायग्राम पढ़ना सिखाता हूँ। चलिए, हमने प्रेमस्तिष्क के बारे में बात की थी। प्रेमस्तिष्क किसका भाग होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का। जो प्रेमस्तिष्क था इसका बाहरी भाग क्या कहलाता था, प्रेमस्तिष्क वलकुट। और प्रेमस्तिष्क वलकुट किस कलर का था, धूसर द्रव का। तो ये जो आवेग का संचरण हो रहा है वो क्या है, सीएनएस। ठीक है, सीएनएस है। इसमें जो बाहर की तरफ जो आवेग, जो बाहर की तरफ हिस्सा है ये क्या है, प्रेमस्तिष्क वलकुट। और किस कलर का है ये, धूसर द्रव से भरा हुआ है। तो ये क्या है, धूसर द्रव। उसके बाद में जो सी वाला भाग है वो अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ वो माइलिन आवरण से आच्छादित होता है। और ये क्या किस कलर का होता है, श्वेत द्रव। तो सी क्या हो गया, श्वेत द्रव। उसके बाद में हम ई की बात करते हैं। तो ई देखो, आवेगों को यहाँ से सीएनएस में ले जा रहा है, ले जाने का कार्य कौन करता है, एफेरोंट। और डी क्या कर रहा है, सीएनएस से वापस ला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इफेरोंट। यहाँ तक समझ में आ गया। और ए के बारे में हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। वैसे ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा भाग है, डोर्सल रूट गैंग्लिया। जो पृष्ठ मूल गुच्छिकाएं होती है वो किससे डिनोट कर रखी है, सॉरी कहाँ गया, सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो गया। हाँ, तो ये वाला देख लिया हमने, इन सारे भागों को देख लिया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हम दे देंगे। ठीक है, चलो पहले वाले में ए श्वेत द्रव, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम के साथ दिखाई दे जाए।
देखो ए श्वेत द्रव हो ही नहीं सकता, हमने बात की थी कि यह डोर्सल रूट गैंग्लिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है डोर्सल रूट गैंग्लिया। उसके बाद में जो श्वेत द्रव धूसर द्रव डी अभिवाही पाथवे देख लेते हैं, डी वाला दे रखा है, ए पे है क्या, नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा 69 का, सॉरी 70 का, वो हम देखेंगे ई नंबर अभिवाही लेके जाने का कार्य ए के द्वारा किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, ठीक है, अपवाही। देखो लास्ट वाले में लास्ट दो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें क्या है, सी और डी के बीच में डिफरेंस है। उस यहाँ पे देखो जो ये अभिवाही वाला दे रखा है, जो अभिवाही दे रखा है वो डी नंबर पे दे रखा है, और अभिवाही क्या होता है, ए एफेरोंट मतलब लाने का कार्य, अंगों से सीएनएस तक ले जाने का कार्य है। तो देखते हैं कौन सा डी वाला भाग लेके जा रहा है क्या, नहीं, डी वाला भाग सीएनएस से अंगों तक रिस्पॉन्स लेकर वापस आ रहा है, इसलिए आपका सी वाला तो हो जाएगा गलत। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ किसी भी प्रकार का आपका अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर किसी भी प्रकार का आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डेफिनेटली डाउट का जवाब दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अब जो आगे की बात है वो हम कल करेंगे, क्योंकि अब हमें डिस्कस करना है एक तो आईज के बारे में और एक ईयर के बारे में। तो ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कि किस प्रकार से आप इसको अच्छे से कवर कर पाते हैं। देखिए अगली जो क्लास होगी उसमें हम आइज़ एंड ईयर दोनों को ही कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर के भी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको फिनिश करके अगले पार्ट में हम डेफिनेटली इसको क्लियर कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ईयर्स और आइज़ और ईयर्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो ये वीडियो आप बिल्कुल छोड़ना भी मत, क्योंकि इस वाले पार्ट में आपको जो मैकेनिज्म वो अलग से समझाई जाएगी, जो इसके पार्ट्स हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये कौन से पार्ट कहाँ स्थित होते हैं, डायग्राम बेस पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए कल आप हमसे हमारे साथ ज़रूर जुड़िए शाम को 4 बजे सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।